हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको द्विघात समीकरण का तीसरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, हम लोग मैथ में त्रिकोणमिति कर चुके हैं। आज द्विघात समीकरण कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे। परंपराएं चलती रहेंगी, प्रोसेस चलते रहेंगे, लेकिन एक बात का हमेशा दुख रहेगा कि मुझे जो करना है मैंने अपने हिस्से की ईमानदारी रखी है, लेकिन आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि सर अगर आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो सर आपसे केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी वीडियो आपको जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके आपके पास पहुंचेगा। मैं एक भाप चुका हूं कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, पर आप नहीं भाप सकते। इसलिए नहीं भाप पाएंगे क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखते। आप हल्का सा क्लिक करके साइड हो जाते हैं, तो कहां से भाप पाएंगे कि सर आपके लिए क्या करेंगे। पूरा वीडियो देखते तब में समझ में आता कि हाँ सर आपके लिए क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। सर बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं, क्यों बार बार कह रहे हैं कि हाँ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, हर वीडियो आपके लिए कंपलसरी है। खैर, मुझे जो करना है मैं अपना काम कर रहा हूं। आप अपने हिस्से की ईमानदारी आप जानिए, मुझे संतोष रहेगा कि हाँ मैंने अपना फर्ज निभाया था। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, बोर्ड पे पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन यह है कि यदि किसी द्विघात समीकरण की मूल 3 और 5 है और वह द्विघात समीकरण क्या है। क्वेश्चन ये है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 3 और 5 है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आपसे ये कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण क्या है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस पर कैसे बात किया जाता है, आज हम लोग बात करते हैं। आपको पता है कि द्विघात समीकरण का जैसे जब व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात आती है, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं ax स्क्वायर एंड दैट इज a bx एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। यही आपकी हमारी बात हुई है। और हमने यह भी बात किया है कि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका जो डिग्री है वह 2 है, और यहां पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक a है वह 0 के इक्वल नहीं है। उसके बाद हम लोग ये भी बात किए हैं कि अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 क्या होंगे? हल होंगे। हल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और यही सॉल्यूशन जो होगा इसी को हम लोग कहते हैं रूट्स इंग्लिश में, जिसको हिंदी में हम लोग मूल कहते हैं। तो आप एक बात बताइए कि जैसे इसके मूल क्या मानते हैं हम लोग? एक अल्फा मानते हैं और एक दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता हो और बीटा की वैल्यू पता हो, मतलब मूल की वैल्यू पता हो, मूलों की वैल्यू पता हो, तो क्या आप द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सूत्र है वह सूत्र मैं लिखवा दे रहा हूं। सूत्र यह है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप इसको लिख लीजिए। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 3 और 5 है तो वह द्विघात समीकरण क्या है, उस बात को जानने से पहले हम लोगों ने एक प्रोसेस अपना कर लिया।
ठीक है, अब मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी। मेरा तो काम ही है समझाना ना, आप लिख लिए होंगे। अगर बाय द वे कभी कुछ छूट जाता है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर 3 और 5 क्या है? मूल है। मूल मतलब क्या है? रूट है। रूट मतलब क्या है? हल है। हल मतलब क्या है? अल्फा और बीटा है। तो एक 3 है, एक 5 है, तो यहां पर ठीक है क्या हो गया? अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 5 हम लोगों ने मान लिया। और यह क्या है? हल है। और यह क्या है? आपको दिया है। क्या है? ये दिया हुआ है। क्या दिया है? कि अल्फा मतलब द्विघात समीकरण का एक मूल, बीटा द्विघात समीकरण का एक मूल। तो देखिए लिखा है ना 3 और 5 है। मूल कितने? 3 और 5 है। तो एक को हम लोगों ने अल्फा मान लिया, एक को हम लोगों ने बीटा मान लिया। अब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई, तो हम द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं? यह देखिए समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर है एंड माइनस है, अल्फा है प्लस बीटा है और एक्स है और प्लस क्या है? अल्फा बीटा है। तो दोस्तों क्या कर लेंगे हम? एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है दोस्त? 3 है, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। बाहर एक्स है तो एक्स रहने दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? कुछ नहीं, जिसके बीच में क्या मानेंगे? इंटू मानेंगे। और बीटा इंटू मानेंगे, क्या इंटू होता ही है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8 हो गया, 8 एक्स हो गया और प्लस 3 5 क्या हो गया? 15 हो गया। यह आपने क्या प्राप्त कर लिया? द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया। इसकी मदद से अगर आपको द्विघात समीकरण के मूल पता है, मूल मतलब क्या हो गया? दैट इज आपको रूट्स पता है। रूट्स मतलब क्या हो गया? दैट इज आपको सॉल्यूशन पता है। सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? दैट इज आपको हल पता है। हल मतलब क्या हो गया? हल मतलब क्या हो गया? ठीक है, मूल। ठीक है, ये तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको बकायदा लिख लीजिए। हाँ, लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा बात करते हैं, है ना। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। मैं लिख दे रहा हूं। मैंने लिखा कि ये हल अभी हम लोग हल कर रहे हैं, तो पहले लिखेंगे कि दिया है। दिया है, हमें क्या दिया है? गिवन दैट हमें क्या दिया है? 2x स्क्वायर, ये वाला 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 दिया है। तो यह है क्या? तो यह अपने आप में एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि दिए गए द्विघात समीकरण में मूलों का योग बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए, ठीक है। तो ये तो हमको पता है कि अगर द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 और अगर उसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, ठीक है, हम तो ऐसा मानते हैं कि उसके दो मूल होंगे ऑब्वियसली। एक का नाम हमने ले लिया अल्फा, एक का नाम बीटा। आप एक का नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम रखने का मतलब नहीं, लेकिन जो एक दे दिया गया है कि हाँ आप मूल को, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो क्या इसको आप डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं, लेकिन एक नाम दे दिया गया है कि हाँ मतलब इस प्रकार का इक्वेशन होगा तो द्विघात समीकरण होगा और यही व्यापक रूप है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मूल में भी मूल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर हम एक को अल्फा मानेंगे और एक को हम क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए समीकरणों के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल। तो पहली बात, मूल तो मूल क्या है? अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो जब अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग मतलब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अल्फा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, एक बार। अब मूलों का गुणनफल,
मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है 2 बार, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आप कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। मेरा काम क्या है कि आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, आपके क्लास 10th के लेवल में किस किस क्वेश्चन से आपका सामना हो सकता है, इसकी संभावना मुझे पता है। तो जब मुझे पता है तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको हर चीज के लिए पहले से तैयार कर दूं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं पूरी डीपनेस के साथ। अब बहुत आराम से एकदम चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है 2x² + 6x + 9 = 0 द्विघात समीकरण है। मूलों का योग, मूलों को गुणनफल पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता दूं। पैटर्न क्या है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके मूल क्या होते हैं? एक अल्फा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। तो यहां पर जो अल्फा प्लस बीटा आता है, याद रखना, वो आता है -b/a। ठीक है, अब -b क्या है? तो b को लिखेंगे x का गुणांक और अपान a को लिखेंगे x² का गुणांक। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? c/a। तो c मतलब क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया, अचर राशि हो गया, और अपान ए क्या हो गया? दैट इज x² का गुणांक। अब इसी फार्मूला का हम लोग यूज यहां पर करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे? हम पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और -b क्या है? x का गुणांक है। तो x का गुणांक यहां पर कितना है? 6 है। तो लिखेंगे 6 अपान a क्या है? a आपका x² का गुणांक है। x² का गुणांक कितना है? 2। तो यहां पर लिखेंगे 2। तो -6/2, 2 से काट देंगे, 2 3 6। तो ये जो -3 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा प्लस बीटा मूलों के योग की वैल्यू आ गई, मूलों का योग। अब इसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? c/a। और c मतलब क्या हो गया? अचर राशि यहाँ कौन सा है? 9 है। ठीक है, अचर राशि का मतलब ये है कि जिसके साथ x ना हो। ठीक है, जिसके साथ चर राशि वाला टर्म ना हो। तो इस वाले 6 के साथ चर राशि वाला टर्म है, इस 2 के साथ x² है मतलब चर राशि वाला टर्म है, लेकिन इस 9 के साथ नहीं है। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, और c मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट अपान x² का गुणांक। तो c कौन सा है? जब इसका आप तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी तुलना जब आप करेंगे ax² + bx + c से करेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी 9, b की वैल्यू मिलेगी 6, a की वैल्यू मिलेगी 2। ये कंफर्म है। तो c कितना आ गया आपका? 9 अपान a कितना आ गया? 2। तो 2। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9/2। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो तब क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखा है x² + 5x + 6 = 0 के मूल की प्रकृति बताइए। मतलब यह क्या है? द्विघात समीकरण है। इसका तुलना हम करेंगे किससे? ax² से प्लस bx + c से इज इक्वल टू 0 से। तो हमको x² का गुणांक क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, कुछ नहीं है। तो b कितना? 5 और c कितना? 6। मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी हो गई? 5 और c की वैल्यू कितनी हो गई? 6। कंफर्म हो गया। और कह रहा है कि मूल की प्रकृति बताइए। क्या कह रहा है? मूल की प्रकृति। तो ये कंफर्म है कि द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो अल्फा बीटा 2 होंगे, क्योंकि इसकी जिसकी डिग्री 2 है तो उसका मूल भी कितना होगा? 2 होगा। उसके सॉल्यूशन 2 होंगे। डिग्री अगर 3 है तो सॉल्यूशन 3 होंगे। बात यही है। अगर डिग्री 1 है तो सॉल्यूशन भी 1 होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है? 1 × x² + 5x + 6 = 0 के मूल की प्रकृति बताइए। तो हमने इसका तुलना व्यापक रूप द्विघात समीकरण से किया। तो हमने a का वैल्यू 1 पाया, b का वैल्यू 5 पाया, c का वैल्यू कितना पाया? 6 पाया। चलिए, अब हमें चूंकि मूल की प्रकृति बतानी है,
मतलब मूल का नेचर बताना है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना कि रूट्स ऑफ द नेचर, सॉरी नेचर ऑफ द रूट्स, या मूल की प्रकृति, है ना, मूल कैसा हो, मतलब मूल कैसा होगा, मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ही हमने आपसे डिस्कस किया था पहले वीडियो में, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का डिस्कस किया था हमने, विविधकर डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का डिस्कस किया था। तो याद करिए विविधकर क्या था, विविधकर था, विविधकर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता था और यह बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था। और हम लोगों ने यह बात की थी कि अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी तो रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। मतलब रूट्स बराबर नहीं होंगे, मूल जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, और क्या होंगे, और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या बात है। तो डी निकाल लीजिए, डी इक्वल टू बी की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 6, दैट इज 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 चौकी 24 और 25 में से 24 गया 1, और आप जानते हैं कि जो 1 होता है वह 0 से बड़ा होता है, और 1 0 से बड़ा होता है, तो 1 किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, मतलब डी 0 से बड़ा है। अब डी अगर 0 से बड़ा है तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि जो मूल होंगे वह बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, एवं जो मूल होंगे, रूट्स होंगे, वह क्या होंगे, वास्तविक होंगे, दैट इज अ रियल होंगे। ठीक है, इसको आप रखिए और आराम से चलिए। ये आपने नेचर बता दिया, आपने क्या प्रकृति बता दी कि मूल बराबर जो है वो नहीं होंगे, और दूसरी बात कि मूल वास्तविक होंगे। क्यों? क्योंकि विविधकर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है। कैसे पता चला? यहां निकालने से पता चला। ए बी सी कहां से मिला? तो इस वाले इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पे मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, और मेरा यह मानना है कि मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर नहीं देखना है छोड़ दीजिएगा, मत देखिएगा, मुझे नहीं वो है कि आप देखिए, आप छोड़ दीजिए वीडियो, मत देखिए। देखिए देखिए तो पूरा देखिए, ठीक है। आप बिना पूरा देखे हुए कैसे चीजों को समझ सकते हैं? मुझे ना पता कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, किस लेवल का चीज कर रहा हूं, और आगे आपको उसका कितना क्या फायदा होगा। तो क्या मेरा अधिकार नहीं है आपके विषय में सोचने का? क्या मैं आपके विषय में ना सोचूं? कौन सोचेगा? एक गुरु ही सोचता है अपने शिष्य के बारे में। आपके जो भी टीचर होंगे, आपके गुरु होंगे, वो आपके लिए सोचेंगे ही सोचेंगे। ठीक है, आपके जीवन में जितने भी गुरु हुए होंगे, गुरु का काम ही है, पहले हुए होंगे, चाहे आज मैं हूं, चाहे मेरे बाद कोई होगा, वो याद रखिएगा कि गुरु का काम ही है बच्चों के लिए सोचना। तो ये बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, गुरु अगर कह रहे हैं कोई बात, उसको मानना चाहिए। यार तुम लोग गजब हो यार, मतलब समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। मुझे बस एक दुख है कि अगर मान लो अगर कोई वीडियो तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, तुम उस चीज से अगर वंचित रह गए, तो उसका खामियाजा नुकसान आपको ही होगा। तो मैं कब चाहूंगा कि आपको नुकसान हो, या आपको तकलीफ हो, या आपको परेशानी हो? तो चीजों को समझना चाहिए आपको ना। इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा। आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अगर ना मान लीजिए जाकर अगर क्रिकेट भी आप खेल रहे हैं, अब ऐसे करके ऐसे बॉलिंग भी अगर आप कर रहे हैं ना दोस्तों, तो भी पहुंचेगा नोटिफिकेशन। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अशोक की मां थोड़ा कुछ पार्ट अगर कट जा रहा है तो उसके लिए घबराइएगा मत, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अशोक की मां उससे 26 साल बड़ी है। यदि आज से 3 साल बाद उनकी उम्र का गुणनफल 306 है, तो अशोक की वर्तमान आयु कितनी है बताइए। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखिए, अशोक की मां उससे 26 साल बड़ी है। अब अशोक की वर्तमान आयु भी हमको नहीं पता है, तो इसको हल ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे हल, और ऐसे करेंगे कि थोड़ा दो पार्ट बना ले, क्या ऐसे, वन पार्ट
ऐसे अब सॉल्व होगा। माना अशोक की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। अशोक की मां उससे 26 साल बड़ी है। यदि आज से 3 साल बाद उनके उम्र का गुणनफल 306 है, तो अगर माना अशोक की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो प्रश्नानुसार क्या है, अशोक की मां की आयु कितनी होगी? तो x में 26 हम जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अशोक की वर्तमान आयु से 26 वर्ष बड़ी है। x प्लस 26 यह किसकी आयु हो गई? अशोक की मां की आयु हो गई। अब उनका स्टेटमेंट सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि 3 साल बाद उसके उम्र का गुणनफल। तो ये बताओ, जब हम 3 साल बाद का देखेंगे दोनों का उम्र, 3 साल बाद जब हम दोनों की उम्र देखेंगे, दोनों की उम्र मतलब अशोक की और अशोक की मां की, दोनों की उम्र, तो मुझे अशोक का कितना मिलता है? अशोक का मिल जाएगा x है, लेकिन 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। और अशोक की मां की बात करें, कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस क्या हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उनकी उम्र का गुणनफल 306 है। तो उनका उम्र अशोक का उम्र कौन सा? ए वाला है। अशोक की मां का उम्र ए वाला है, और इनका गुणनफल अगर 306 है, मतलब अशोक का उम्र इंटू उसकी मां का उम्र का गुणनफल इक्वल टू कितना है? 306 है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अशोक का उम्र कितना है 3 साल बाद? कहा गया x प्लस 3, ठीक है। उसकी मां का उम्र कितना है? x प्लस 29, ठीक है। x का x में करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। x का 29 में करेंगे कितना आएगा? 29x। 3 का x में करेंगे कितना आएगा? 3x। 29 का 3 में करेंगे कितना आएगा? ठीक है। 29 तिया 87 इज इक्वल टू 306। चलिए अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको x के वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। और x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम अशोक का भी निकाल लेंगे और हम अशोक की मां का भी निकाल लेंगे। तो निकालिए, x स्क्वायर हो गया प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 32x प्लस 87 और 306 है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा 87 को उधर ले जाते हैं। तो 306 में से 87 घटाइए, इज इक्वल टू 306 माइनस 70, ठीक है, माइनस 70। चलिए क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 306 में 87 घटाइए, कितना आ जाएगा? 306 और 87, 16 में 7 गया 9, 9 में 7 गया 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 219 आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस 219 बराबर 0। अब यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, यही आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? 219 है, 219 का पहले फैक्टराइजेशन मतलब वो एलसीएम ले लीजिए।
क्या मिलता है 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर पेयर शायद न मिल पाए आपको। तो जब पेयर आपको नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। क्या बताया है? उसका आप प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वह फार्मूला है आपका क्या बोलते हैं सिद्धाचार्य का। क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आने के बाद अगर किसी कारण से, ठीक है, अगर किसी कारण से अगर आप गुणनखंड विधि से आप x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस कंडीशन में सिद्धाचार्य मेथड का आप यूज करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। और ठीक है, आपको ये चीज आपको करना है। आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी x की वैल्यू आई कितनी थी। मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप इसको जैसे वैल्यू चाहिए आपको a c b का, तो कुछ मत करिए, इसका तुलना आप कर दीजिए व्यापक रूप ऑफ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप क्या पाएंगे? x स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो a का वैल्यू कितना पाएंगे? 1, b का वैल्यू कितना पाएंगे? 32, c का वैल्यू कितना पाएंगे? माइनस 219। अब इसी एबीसी का वैल्यू आप कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। क्या मिल जाएगा? एक बार जब प्लस रखेंगे तो आपको एक वैल्यू आएगा, एक बार जब माइनस रखेंगे तो आप एक वैल्यू आएगा। अगर जो वैल्यू निगेटिव आएगी उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, इसका यह मतलब हो गया कि आपको अशोक की वर्तमान आयु मिल गई, और वही पूछा हुआ है कि अशोक की वर्तमान आयु क्या होगी। अब अगर आपको अशोक की वर्तमान आयु पता चल गई तो उसकी माँ की आयु क्या है कि अशोक की आयु से 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर आई है 15 वर्ष, तो 15 में आप 26 जोड़ दीजिएगा तो आपको जो मिल जाएगा वो 41 मिल जाएगा। तो 41 वर्ष उसकी माँ की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तू इस तरह ठीक है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का समापन होता है, लेकिन मैं आपको कुछ और चीजें फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिएगा कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि अगर हमें द्विघात समीकरण पता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर क्या पता है हमें, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0, आपको द्विघात समीकरण पता है। और कोई पूछ दे आपसे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब उनके मूलों का योग क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए, जब इसका आप तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6। तो माइनस बी बाई मतलब माइनस बी, बी मतलब कितना हो गया 5, ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो माइनस 5 आ गया। अल्फा इंटू अगर बीटा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, और सी कितना है 6, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 6 बाई 1 दैट इज 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करना है, मान लीजिए अगर इसका नेचर पता करना है तो क्या करेंगे, तो डी इक्वल टू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विविधकर कहते हैं। तो बी की वैल्यू आपको पता है 5, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू है 6, तो 25 माइनस
24 किया आपने, 1 आया और 1 जो है वह डी की वैल्यू आई, और 1 जो है 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए मूल जो है बराबर नहीं होंगे और वास्तविक होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो का समापन करते हुए आपसे निवेदन करते हुए कि चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। ठीक है, आराम से हम लोग बहुत आराम से फिजिक्स को और मैथ को, मैं आपको एक चैनल और प्रोवाइड करूंगा जिसमें फिजिक्स मतलब लेवल की फिजिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे एक होता है एकेडमिक लेवल, होता है एक होता है कंपटीशन लेवल होता है। आपको क्या लगता है कि आज ही की बात है क्या, हम आपको आज खाली द्विघात समीकरण पढ़ा दिए, मूलों का योग पढ़ा दिए, बात खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आपके लिए करना है और मैं करूंगा। उसका यार आनंद उठाओ यार, जो लुत्फ उठाओ। अगर इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लुत्फ उठाओ। क्लास का वीडियो पूरा देखो, तुम खुद जज कर लोगे तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आएगा तब कहना, नहीं कह ही नहीं पाओगे समझ में नहीं आया। दूसरी बात, हाँ, अगर हम भी टीचर हैं, कहीं से कोई चूक हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो आप कमेंट में मुझसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, बात करोगे तब हम जानेंगे, अंतर्यामी थोड़ी है। ठीक है ना? तो आज मैं इसलिए इतना गुस्सा में आज बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, दर्द करता है, लेकिन फिर क्या होता है, आराम होता है। तो टीचर भी थोड़ा सा, अगर मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ तो वो इंजेक्शन की तरह है, लेकिन याद रखिएगा, वो याद रखिएगा कि वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चौथे पार्ट में द्विघात समीकरण का आपको दूंगा, और इसी प्रकार से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, ताकि त्रिकोणमिति और द्विघात समीकरण जो अभी तक मैं दे चुका हूँ, आप क्वेश्चन उठा करके आप देखेंगे, कहीं का भी देखेंगे, तो आपको एक फील आएगा कि हाँ, हम कैपेबल हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि भाई आपका एक लेवल है ना, क्लास 10th के लेवल पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? अब ये थोड़ी कि क्लास आप 10th में आपसे इंटीग्रेशन थोड़ी पूछा जाएगा, या आपसे अगर स्टैटिस्टिक्स पूछा जा रहा है, अगर मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, क्या बोलते हैं, मीन मीडियन मोड को पढ़ रहे हैं, तो आपके 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, थोड़ी कि ग्रेजुएशन लेवल को पूछ दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं, आपका एक लेवल है ना, तो उस लेवल को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान देते हुए, पीवाईक्यू को एकदम देखते हुए कि हाँ, किस प्रकार के क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या उसका लेवल है, उसके अनुसार जो है सारी चीजें डिसाइड की गई हैं कि हाँ, क्या क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। क्योंकि इस समय आपके लिए समय भी बहुत कीमती है। जीवन में कभी भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी कंपटीशन में सफल होने के लिए अगर यह जरूरी है कि क्या पढ़ना है, तो उससे ज़्यादा जरूरी है कि क्या छोड़ना है। ठीक है? तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद।